हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आशा है कि आप सब लोग कुशल मंगल होंगे। और अपन काफी दिन में जाके आज मिले हैं वापस यूट्यूब पर। इसकी एक वजह थी कि मेरा जो फोन था वो खराब हो गया था, किसी कारणवश वो फूट चुका था। इसलिए मैं थोड़ा ऑनलाइन नहीं आ पाया, उसके लिए आप सॉरी। और ना ही मैं क्लास डाल पाया था, ठीक है। तो अब मैंने नया फोन परचेज कर लिया है। अब अपन डेली की डेली नई नई क्लासेस डालेंगे। और आप कमेंट बॉक्स में बताते भी जाइएगा कौन सी क्लास किस टॉपिक पे आपको चाहिए, तो मैं उससे आपको नेक्स्ट क्लास उसी तरह की डालूंगा। अब मैं पढ़ाऊंगा आज मधुमक्खी पालन, एपीकल्चर, जो कि 12th का पार्ट है, बायो में 12वां पार्ट, ठीक है। तो आज अपन उसी के बारे में चर्चा करते हैं, मधुमक्खी पालन के बारे में। तो मधुमक्खी पालन, मधुमक्खियां जो उनको बोला जाता है सामाजिक कीट। कौन सा कीट? सामाजिक कीट। जो कि एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन बन सकता है आराम से कि निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक कीट है। 3-4 कीट के नाम दे देंगे और आपको मधुमक्खी एक बीच में डाल देंगे, तो ये प्यारा सा क्वेश्चन बन जाता है। छोटा सा क्वेश्चन है, क्या है कि मधुमक्खी क्या कौन सा कीट है? सामाजिक कीट है, ठीक है। ये आंसर होता है उसका। और ऐसे क्या इसमें मधुमक्खी में कौन कौन सी पाई जाती है? एक तो पाई जाती है नर, एक पाई जाती है मादा मधुमक्खी मतलब कि श्रमिक मधुमक्खी, और एक पाई जाती है रानी। ये 3 पाई जाती है। तीनों के कार्य कौन कौन से होते हैं और किन किन तरीके से इनका कार्य किया जाता है, इनका क्या क्या काम होता है, ये चीज अपन पढ़ेंगे, ठीक है। और इनकी प्रजातियां भी होती है। प्रजातियां जो मैंने लिख रखी है यहाँ पे देखो, सारंग मधुमक्खी, रुइयों मधुमक्खी, छोटी मधुमक्खी और भंवर मधुमक्खी और डंपर मधुमक्खी। ये तो इनका प्रजाति है, प्रजाति और सामान्य नाम है। और जो ये होती है वैज्ञानिक नाम इनका होता है एपिस डोर्साटा, एपिस मेलिफेरा, एपिस फ्लोरा, एपिस इंडिका, एपिस मेलिपोना। ये इनका वैज्ञानिक नाम है। और इनका कार्य क्या क्या होता है तीनों का, पांचों का कार्य देखो। कार्य, सबसे बड़ी मधुमक्खी कौन सी है? विशेषता, सबसे बड़ी मधुमक्खी कौन सी है? सारंग मधुमक्खी। और सबसे अधिक शहद उत्पादन देने वाली कौन सी है? यूरोपियन मधुमक्खी। और सबसे छोटी मधुमक्खी है जो छोटी मधुमक्खी या फिर एपिस फ्लोरा, ठीक है। ज्यादातर एपिस फ्लोरा नाम आएगा। छोटी मधुमक्खी कौन सी है? एपिस फ्लोरा। ये याद रखना थोड़ा, एपिस फ्लोरा। क्यों एग्जामिनर ये तो देगा नहीं सबसे छोटी मधुमक्खी कौन सी है, छोटी मधुमक्खी, ये तो देगा नहीं, क्योंकि इससे पता लग रहा है डायरेक्ट। वो देगा डायरेक्ट साइंटिफिक नाम, कौन सा? एपिस फ्लोरा, ठीक है। एग्जाम्पल में ये देगा वो, तो इसको थोड़ा याद रखना। और दूसरी एफिस इंडिका, इसकी कौन सी क्या विशेषता है? ये भारतीय मधुमक्खी है। इंडिका नाम से पता चल रहा है, इंडिका, एपिस इंडिका यानी कि भारतीय मधुमक्खी है। इसका ये नाम तो दिया नहीं, ज्यादातर ये नाम देगा भंवर मधुमक्खी। कौन सी है? भारतीय मधुमक्खी, इससे पता चल रहा है एपिस इंडिका, ठीक है। और डंपर मधुमक्खी यानी कि एपिस मेलिफोना, ये कौन सी है? डंक रहित यानी कि स्टिंगलेस, डंक रहित मधुमक्खी कौन सी है? डंपर मधुमक्खी यानी एपिस मेलिफोना। ये है इनकी प्रजातियां, ठीक है। अब इनमें पाए कौन कौन सी है? मैंने क्या बोला? छोटा स्ट्रो, ये क्या नाम है? सामाजिक कीट बोल जाता है इसे। इन्हें सामाजिक कीट कहा जाता है। अब आपका जानना ये भी जरूरी है कि सामाजिक कीट कहा क्यों जाता है इनको। तो इनको सामाजिक कीट इसलिए कहा जाता है कि ये रहती है समूह के अंदर, यानी कि एक छत्ते में कम से कम 20 से 50 हजार मधुमक्खियां पाई जाती है, जिनमें से 200 से 250 कौन होते हैं? नर होते हैं। ये कैसे बनते हैं ये भी अपन पढ़ा देंगे, ठीक है। अभी थोड़ी देर रुक जाओ। तो समूह में रहती है इसलिए को बोल देते हैं सामाजिक कीट। जैसे कि अपनी एक कॉलोनी होती है, कॉलोनी के सारे लोग होते हैं, समूह में बैठे रहते हैं, समूह में होते हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? समाज बोलते हैं, समाज के लोग, ठीक है। इसी तरह इनको बोलते हैं सामाजिक कीट, क्योंकि समूह के अंदर रहती है, ठीक है, इसलिए बोलते हैं सामाजिक कीट। और इनमें छत्ते में कौन कौन से पाए जाते हैं? मधुमक्खी पाई जाती है इसमें। छत्ते में पाई जाती है देखो, नर, एक तो नर, दूसरी श्रमिक और तीसरी रानी। ये तीनों एक छत्ते में पाई जाती है, ठीक है, तीनों पाई जाती है। और एक छत्ते में लगभग 20 से 50 हजार मधुमक्खियां
रहती है। कितनी रहती है? 20 से 50,000 एक छत्ते में मधुमक्खी रहती है, जिनमें नर रहते हैं मात्र मात्र सैकड़ों में, मतलब 200 से 250 नर रहते हैं एक छत्ते के अंदर। उनका कार्य क्या होता है? ओनली फॉर, उनका कार्य रहता है रानी के साथ निषेचन करने का, यानी कि जनन करने का काम रहता है ओनली उनका। ठीक है, तो ये एक बार उतार लीजिए, फिर आगे चलते हैं अपन। आशा करता हूं कि आप सभी लोगों ने उतार लिया होगा। ठीक है, तो अब पढ़ेंगे अपन लिंग निर्धारण, यानी कि मधुमक्खियों का लिंग लिंग निर्धारण है जो कैसे करते हैं, और ये जो कैसे नर बनते हैं, नर कैसे बनते हैं, नर का विकास कैसे होता है, श्रमिक मधुमक्खी का विकास कैसे होता है, और रानी का विकास कैसे होता है, ये अपन तीनों चीजें अब इसी में क्लियर कर लेंगे लिंग लिंग निर्धारण में। ठीक है, मधुमक्खी में लिंग निर्धारण। ठीक है, ये अपन पढ़ते हैं लिंग निर्धारण। अब देखो, एक तो होती है मादा। क्या होती है? मादा। और ये रहा नर। मादा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 32। और नर में कितनी होती है? 16। कितनी होती है? 16। अब आप बोलोगे सर कि मादा में 32 गुणसूत्रों की संख्या कैसे है और नर में भी 32 होना चाहिए? क्यों होना चाहिए? क्योंकि दोनों सेम ही है, मधुमक्खी है, इसमें 32 तो इसमें 32 गुणसूत्रों की संख्या होना चाहिए। बेटा ऐसा नहीं होता। अभी देखिए कैसे नहीं होता है, क्यों नहीं होता ये अभी देखना। इसमें तो पाया जाएगा अपना अर्धसूत्री, अर्धसूत्री विभाजन। ठीक है, और इसमें पाया जाएगा समसूत्री विभाजन। अब ये अर्धसूत्री विभाजन और समसूत्री विभाजन होता क्या है? देखो, अर्धसूत्री, अर्धसूत्री मतलब आधा करना। अर्धसूत्री का मतलब क्या है? आधा करना। और समसूत्री का मतलब समान, बिल्कुल 16 है तो आगे भी 16 रहेगी विभाजन के बाद में। ठीक है, अब ये हो गया, देखो आधा हो गया अर्धसूत्री, यानी आधा कितना होगा? 16। और इधर भी 16। ठीक है, ये हो गया। अब ये 16 बने, ये तो किसका हो गया? नर का। ठीक है, यहां तो बोलते हैं इसको, यहां हो गया ड्रोन का निर्माण, नर। पता लग गया कि नर में कितने गुणसूत्र होते हैं? 16 होता है। क्यों होता है? क्योंकि मादा मधुमक्खी में होता है अर्धसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन में गुणसूत्र की संख्या आधी आधी हो जाती है। तो मादा में, नर में कितने हो गए? 16। अब यहाँ कितने आ गए? 16। अब दोनों 16 और 16 मिलकर कितने हो गए? 32। निषेचन हो गया दोनों के अंदर। ये निषेचन का हो गया। अब निषेचन होने के बाद में 16 और 16 कितने गुणसूत्र हो गए? 32। ठीक है, तो 32 का मतलब 32 गुणसूत्र किसमें पाए जाते हैं? मादा के अंदर। किसमें पाए जाते हैं? मादा के अंदर। तो ये कहां, किसका निर्माण होगा? यहाँ पर मादा का निर्माण। ठीक है, ये आ गई मादा। ठीक है, मादा या लार्वा। ठीक है, ये आ गई मादा। अब आप बोलोगे सर ये मादा आ गई, ठीक है, अब इसमें रानी मधुमक्खी और श्रमिक मधुमक्खी वो किस तरीके से बनती है, ये भी जरूरी है भाई। भाई यहाँ तो मादा का निर्माण हो गया, लेकिन बट यहाँ पे तो अपन दो देखते हैं, मादा भी दो तरह की देख रहे हैं। एक तो रानी होती है और एक होती है श्रमिक। ठीक है, ये दो नहीं होती है। अब इनका निर्माण कैसे होगा? यहाँ तो मादा सिंपल है, एक ही मादा है ओनली। अब ये कैसे कैसे बनेंगे? अब देखो, अब ये हो गया दो डिवाइड। ठीक है, अब इस मादा लार्वा को रॉयल जेली खाने को मिलती है तो क्या बनती है? रानी। इसको खाने को क्या मिलेगी? रॉयल जेली। यदि इसको खाने के लिए रॉयल जेली मिलती है, यानी कि
रॉयल जेली खाने को मिलती है तो ये क्या बनती है, रानी। ठीक है, और इसको मोम और परागकण खाने को मिलते हैं, मोम और परागकण, परागकण, मोम और परागकण खाने को मिलते हैं तो ये क्या बनती है, श्रमिक। श्रमिक यानी कि वर्कर, काम करने वाली। ठीक है, ये क्या बनेगी, श्रमिक। ठीक है, अब श्रमिक, अब ये रानी होती है, ये तो होती है उर्वर, मतलब कि उर्वर, ये बच्चे देने, पौधे पैदा करने की क्षमता रखती है, यानी कि उर्वर होती है, ये होती है उर्वर, यानी कि जनन योग्य, जनन योग्य। और ये होती है बंद, बंद, जनन अयोग्य, जनन अयोग्य, ये ओनली काम करने के लिए होती है। ठीक है, ये हो गया तीनों का डिवाइडेशन। एक बार फिर से समझाता हूं, मादा में गुणसूत्रों की संख्या कितनी है, 32, और नर में कितनी है, 16। ठीक है, अब मादा में होता है अर्धसूत्री विभाजन, और नर में कितना होगा, समसूत्री विभाजन। अर्धसूत्री विभाजन के बाद गुणसूत्रों की संख्या हो जाती है आधी, दो भागों में डिवाइड, 16 और 16। इस 16 से तो क्या बन गया, इन गुणसूत्रों से तो क्या बना, नर, और इनसे क्या बन गया, मादा। दोनों के बीच में निषेधन हुआ तो प्राप्त क्या हुई, मादा, यानी कि 32 गुणसूत्र हो गए तो मादा बनी। मादा को यदि इसे रॉयल जेली खाने को मिलती है, रॉयल जेली, तो क्या बनती है, रानी, और इसे परागकण या मोम खाने को मिलते हैं तो क्या बनती है, श्रमिक, यानी कि श्रमिक। ठीक है, श्रमिक यानी वर्कर, जो कि होती है बंद, ये जनन अयोग्य होती है और ये जनन योग्य होती है। ठीक है, गुणसूत्रों की संख्या की बात करें, अब भाई गुणसूत्रों की चेंज तो होगी नहीं, गुणसूत्र चेंज नहीं होने वाले। क्यों नहीं होने वाले, क्योंकि अपन उनको खिलाए तो रहे बस, ये थोड़ी ना कोई जनन वगैरह करवा रहे, तो नहीं होगी ना। अपन को रॉयल जेली खिला तो रानी बन रही है, मोम परागकण खिला तो श्रमिक बन रही है, जन इन गुणसूत्रों में कोई चेंजिंग होगा नहीं, तो ये कितना होगा, गुणसूत्र संख्या 32। 2n बराबर, और 2n बराबर 32। ठीक है, 2n बराबर, और यहां भी 2n बराबर। ठीक है, ये हो गया लिंग निर्धारण मधुमक्खियों का। एक बार उतार लीजिए इस डायग्राम को, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, हाँ, ये मादा तो होती है निषेचन के बाद में प्राप्त होती है। मादा किससे प्राप्त होती है, निषेचन से, और ये बिना निषेचन के प्राप्त होता है, बिना निषेचन कौन प्राप्त होता है, नर, बिना निषेचन के प्राप्त। भाई यहाँ कोई निषेचन नहीं हुआ, यहाँ तो ओनली अर्धसूत्री विभाजन हुआ, उसके बाद में क्या प्राप्त हो गया, अपने को ड्रोन यानी कि नर प्राप्त हो गया, ये बिना निषेचन के प्राप्त होता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब इनको अपन एक एक पढ़ेंगे भाई, कि रानी क्या होती है, रानी के कार्य वगैरह सबको एक एक पढ़ेंगे अपन। ठीक है, रानी को एक बार पढ़ेंगे, फिर श्रमिक को एक बार पढ़ेंगे, फिर राजा को एक बार, यानी कि नर को एक बार पढ़ेंगे। ठीक है, इनके कार्य क्या क्या होता है, किस तरीके से इनका विकास होता है, ये मैंने आपको बता दिया, उसमें भी अपन एक बार लिख लेंगे लाइन वाले में। ठीक है, लाइन से। तो अब देखो, सबसे पहले लाते हैं अपन रानी। रानी मधुमक्खी कौन सी,
रानी मधुमक्खी सबसे पहले अपन ने डाल दिया ये। अब देखो इसका पहला तो इसका विकास यानी निर्माण, विकास कैसे हुआ, ठीक है। और दूसरा कार्य और जीवन काल, कितने दिन का रहता है, ठीक है। ये तीन देखो। निर्माण तो कैसे हुआ, निर्माण हुआ इसको, इससे अंडे को, मादा को निरंतर रॉयल जेली खिलाने से रानी का विकास होता है। विकास होता है या निर्माण होता है, ठीक है। और कार्य क्या है, कार्य केवल है केवल अंडे देने का, केवल अंडे देने का कार्य करती है। क्या करती है, अंडे देने का, ठीक है। और जीवन काल होता है इनका 2 से 5 वर्ष, ठीक है। जीवन काल कितना होता है, 2 से 5 वर्ष इसका जीवन काल होता है, ठीक है। अब इसका कार्य क्या क्या होता है, ये तो हो गया अंडे देने का। अब देखो एक बार मैथुनिक उड़ान, ये रानी मधुमक्खी द्वारा ही की जाती है मैथुनिक उड़ान, ठीक है। तो फिर डालो इसके अंदर मैथुनिक उड़ान। देखो होती क्या है, रानी मधुमक्खी जो है ना अपने जीवन काल में एक बार अधिक ऊंचाई तक उड़ान भरती है। उसके दौरान सारे के सारे नर है, जो भी एक छत्ते में, मैंने बताया था आपको थोड़ी देर पहले कि एक छत्ते में 200 से 250 नर होते हैं, जो सारे के सारे नर रानी मधुमक्खी के पीछे भगते हैं। भाई सारे के सारे भगे रानी मधुमक्खी के पीछे पीछे। रानी मधुमक्खी जो ऊंची उड़ान भरती है, बहुत ऊंची, और उसमें से जो योग्य नर होगा ना, योग्य जो नर होगा, जो रानी मधुमक्खी तक पहुंच पाएगा, और पहुंच के वो रानी मधुमक्खी के साथ जनन का कार्य करेगा, ठीक है। तो ये होती है मैथुनिक उड़ान, ठीक है। देखो रानी मधुमक्खी अपने जीवन में एक बार अधिक ऊंचाई तक उड़ान भरती है। इसके दौरान सभी नर रानी के पीछे दौड़ते हैं। उनमें से योग्य नर ही रानी तक पहुंच पाता है, और रानी के साथ जनन की क्रिया संपन्न करता है, ठीक है। ये इसे ही
मैथुनिक उड़ान कहते हैं। ठीक है, समझ आ गई कि रानी मधुमक्खी अपने जीवन में केवल एक बार अधिक ऊंचाई तक उड़ती है। उसके दौरान सभी नर रानी मधुमक्खी के पीछे दौड़ते हैं। उनमें से एक योग्य नर होता है जो रानी मधुमक्खी तक पहुंच पाता है और वह रानी मधुमक्खी के साथ जनन का कार्य करती है। और इसके बाद रानी मधुमक्खी शुक्राणुओं को अपनी शुक्रधानी में भरकर पुनः छत्ते की ओर लौट जाती है और अंडे देने का और जीवन भर अंडे देने का कार्य करती है। ठीक है, ये हो गई मैथुनिक उड़ान। ठीक है, उतार ले इसको फटाफट। आशा है कि आप सभी ने उतार लिया होगा। मैं इसको मिटा देता हूँ। डस्टर कहाँ हो गया यार? अब अपन पढ़ेंगे इसके बाद में नर नर के बारे में कौन कौन सी जानकारी है वो सारी प्राप्त करेंगे। ठीक है, दूसरा है नर मधुमक्खी। मधुमक्खी, ठीक है, मुझे लगता है साइड खत्म हो गई इसमें शायद। एक सेकंड में साइड डाल दो इसमें। ठीक है, आप पढ़ते हैं नर मधुमक्खी। इसका पहला तो विकास, ठीक है। दूसरी, छत्ते में संख्या कितनी होती है? संख्या। और तीसरा कि इनका जो विकास हो गया, किससे विकास तो किससे होता है? बिना निषेचन के होता है। संख्या होती है कितनी? 200 से 250 एक छत्ते के अंदर होती है। ठीक है, विकास बिना निषेचन के। ठीक है, संख्या
एक छत्ते में 200 से 250, ठीक है। कार्य केवल रानी के साथ जनन करने का, रानी के साथ जनन करने का, ठीक है। कार्य ये हो गया। और ये ना, ये भोजन के लिए श्रमिक मधुमक्खियों पर निर्भर रहते हैं और ऋतु परिवर्तन के साथ ऋतु परिवर्तन के साथ भोजन की कमी के कारण मर जाते हैं। भाई, मधुमक्खियों के छत्ते में सबसे ज्यादा संख्या किसकी होती है? श्रमिक की। उसके बाद संख्या होती है नर की, और उसके बाद सबसे कम संख्या होती है तो होती है रानी की। अब भाई श्रमिक का काम होता है भाई परागकण लाना, इनका भोजन का निर्माण करना, भोजन इनको देना, ये होता है श्रमिकों का काम, ठीक है। तो जब भोजन ही नहीं बचेगा बाहर, तो श्रमिक इनको भोजन नहीं देंगे, वो रानी को खिलाएंगे भोजन और खुद खाएंगे, ठीक है। भाई इनको उनका जीवन यापन करना है, भाई खुद मेहनत करें तो खुद ही खाएंगे ज्यादातर तो। अब ये नर क्या है? नर का काम तो है नहीं, ये मात्र मात्र निषेचन का काम करता है, यानी कि जनन का काम ओनली करता है। तो ये क्या करती है? इनको भोजन नहीं देती है। ऐसा टाइम में इनको भोजन तो देगी नहीं, बाई चांस कभी कभार बच जाता है तो दे देती है इनको भोजन। बाकी सारे के सारे नर लगभग टपक जाते हैं, सारे के सारे, इनको भोजन मिलता नहीं है। कोई काम के नहीं, मधुमक्खी कहती है काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, चलो देंगे इनको खाना, खत्म ही कहानी इनकी। तो ये इस तरीके से मर जाता है, ठीक है। ये होता है अपना नर, ठीक है। थोड़ा उतार लो, फिर करते हैं अपन श्रमिक की बात। अच्छा है कि आप सभी ने उतार लिया होगा, तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब आगे बढ़ते हैं अपन श्रमिक मधुमक्खी के बारे में, ठीक है। श्रमिक मधुमक्खी, ठीक है, कौन सी? तीसरे नंबर पर आती है श्रमिक मधुमक्खी, ठीक है। देखो, पहला तो इसका विकास, विकास कैसे हुआ, ठीक है, और कार्य, ठीक। मादा या लार्वा को निरंतर मोम या परागकण खिलाने से श्रमिक मधुमक्खी का निर्माण होता है, ठीक है। और कार्य क्या है?
कार्य अपन ये थोड़ा कार्य थोड़े बड़े हैं इसके, ठीक है। कार्य देखो, अब कार्य में पढ़ते जाओ। कार्य इनके होते हैं दो प्रकार के, मतलब कि इनको दो समूह में बांटा जाता है, समूह फर्स्ट और समूह सेकंड। समूह फर्स्ट और समूह सेकंड, ठीक है। अब देखो समूह फर्स्ट का कार्य क्या है, पराकण का पता लगाना। पराकण का पता लगाना। और इनका कार्य क्या है, पराकण लाना, ठीक है। दोनों कार्य क्या क्या हो गए, पराकण का पता लगाना और पराकण लाना, ठीक है। इनका कार्य होता है ये। अब ये पराकण का पता लगाना, अब देखो इनका, अब बोलते हैं व्यंगल नृत्य, जो कौन करती है, श्रमिक मधुमक्खी द्वारा व्यंगल नृत्य किया जाता है। भाई आप सोच रहे भाई नृत्य नहीं नाचना, हाँ जरूर ये नाचती है भाई, मधुमक्खियां भी नाचती है। अभी आपको मैं दिखाता हूँ कैसे नाचती है, देखो व्यंगल नृत्य। टॉपिक डालो इसमें थोड़ा सा, नृत्य, व्यंगल नृत्य। देखो समूह फर्स्ट और समूह सेकंड, यानी कि पराकण का पता लगाना और पराकण लाना। अब देखो समूह फर्स्ट की किसी सदस्य को पराकण का पता लगने पर वह थोड़ा बहुत अपने शरीर के चिपका कर पुनः छत्ते की और जाता है, वह वहां जाकर गोल गोल घूमने लगता है और पराकण की सूचना सेकंड समूह को देता है। इसे ही व्यंगल नृत्य कहते हैं, ठीक है। उतारो फटाफट। क्या होता है व्यंगल नृत्य, देख लो। यदि समूह फर्स्ट के किसी भी सदस्य को, यानी कि एक मधुमक्खी है समूह फर्स्ट में, बहुत मधुमक्खियां सारी कहाँ जाती है भाई, पराकण का पता लगाना है भाई। क्यों, कौन से खेत में सरसों बो रखी है तो वहां उनको पराकण मिलते हैं, सरसों खेत में जहाँ फूल होते हैं उनको पराकण मिलते हैं वहां। तो ये क्या सारे जाते हैं जहां इनको फूल मिल जाता है, यानी कि पराकण मिल जाता है, वहां से वो तुरंत हल्का सा तो अपने शरीर के चिपकाएंगे और चिपका के पूरे छत्ते की ओर लौटते हैं। अब जैसे कि छत्ता है, यहाँ इनका छत्ता ही ये रहा, ये छत्ता है, यहाँ पर सारी मधुमक्खी है, तो ये यहाँ आके गोल 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 घूमेगा। तो इससे क्या, इसको ये देखेंगे सारी, तो इससे इनको ये पता लगता है, दूसरे समूह सेकंड की मधुमक्खियों को ये पता लगता है कि इसको पराकण का पता लग चुका है। फिर इसके पीछे पीछे सारी मधुमक्खियां जाती है और वहां से पराकण लाके पुनः छत्ते में लौट जाती है।
इसे क्या बोलते हैं? वेंगल नृत्य। ये छोटा सा है। अब पता लगे ना कि मधुमक्खियां भी डांस करती है। कैसे करती है? ऐसे करती है मधुमक्खियां डांस। ठीक है, अब आगे चलते हैं अपन। इनकी जो पिछले टांग होती है ना, देखो इनकी पिछली टांगों में ब्रश के समान संरचना पाई जाती है, जो परागकण एकत्रित करने का कार्य करती है। ठीक है, इसे पराग थैली या पोलन वॉस्केट कहते हैं। ठीक है, ये हो गई। श्रमिक उतार लो फटाफट। छोड़ा है। इसको मैं लगा दो, ऊपर से मैं डाल रहा हूँ ना, इसमें दो लाइन और रह गई, उसको और लिख लो एक बार। इनमें डंक, पंख व मोम ग्रंथि पूर्ण विकसित होती है। ठीक है, और इनमें चबाने व चाटने वाले मुखांग पाए जाते हैं। ठीक है, एक बार बताओ फटाफट। आशा है कि आपने उतार लिया होगा। अपन पढ़ेंगे मधुमक्खियों का कृषि में महत्व। क्या? मधुमक्खियों का कृषि में महत्व। भाई, ये किस तरीके से कृषि में ये फायदा करती है। ठीक है, टॉपिक है मधुमक्खियों का कृषि में महत्व। ठीक है, अब देखो इसमें फर्स्ट जो आता है भाई, परागकण को बढ़ावा देती है। सबसे पहला तो यही परागकण को बढ़ावा देती है। कैसे देती है? अब देखो, परागकण को परागकण परागण को
बढ़ावा देने में। कैसे देती है भाई? इनकी पिछले टांगों में ब्रश के समान संरचना पाई जाती है, जिससे इनकी टांगों के पराकण चिपक जाते हैं और ये जब एक पुष्प से दूसरे पुष्प पर बैठती है तो परागकण उस पुष्प तक दूसरे परागकण दूसरे पुष्प तक पहुंच जाते हैं। इससे परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। इससे परागण की क्रिया संपन्न हो जाती है। ठीक है, उतार लो। और दूसरा है विभाग है संकर बीज उत्पादन। भाई कैसे होता है संकर बीज उत्पादन? एक ही जाति के अलग अलग लक्षणों वाले पौधों के बीच संकरण करवा देती है। भाई अपन ने एक ही जाति है, सारे बहुत सारे पौधे लगे, लेकिन लक्षण उनके अलग अलग है। किसी का उत्पादन अधिक हो रहा है, किसी का उत्पादन कम हो रहा है। तो ये क्या करती है, दोनों में भाई यहाँ बैठी अधिक उत्पादन वाले पुष्पा बैठ गई, वहां से उठ के कम वाले पर बैठ गई, तो वहां से पुष्प का परागण का ट्रांसफर वहां हो गया, तो ये होगा। फिर इसका परागण सक्रिय संपन्न हो जाती है, फिर से बीज उत्पादन होता है। कौन सा? संकर बीज उत्पादन। ठीक है, संकर बीज उत्पादन ये लिख लो। एक ही जाति के अलग अलग लक्षणों वाले
पौधों के बीच संकरण का कार्य करती है, जिससे संकर बीज प्राप्त होता है। जैसे कि देखो, ये तो आ गया ए यानी कि मादा, है ना, क्रॉस। ये आ गया बी यानी कि नर। ये कौन है? मादा। और ये क्या है? नर। एक सेकंड में इसमें साइड डालो थोड़ी। जिंदगी के 2 बूंद डालना जरूरी है भैया। ये एक ही जाति के पौधे हैं। कौन से? एक ही जाति के पौधे हैं, अलग अलग पौधे, ठीक है, एक ही जाति में से हैं। तो इनके बीच में संकरण कैसे करोगे भाई? पहले इस पे बैठ गया, फिर इस पे जाके इस पे बैठ गया, इस पे जाके इस पे बैठ गया, ठीक है। यहाँ बैठा, यहाँ से पकड़ यहाँ आ गया, तो संकरण हो गया इनके बीच में। तो प्राप्त क्या हो गया? सी यानी कि संकर बीज, ठीक है, हाइब्रिड बीज बोलते हैं इसको अपन। संकर बीज हो गया प्राप्त, ठीक है। ये इस तरीके से करवाता है संकर बीज उत्पादन, ठीक है। यही होता है कृषि में महत्व। उतारो फटाफट। उतार लिया होगा, बताता हूँ इसको। ये आनुवंशिक विभिन्नता भी उत्पन्न करती है। अब आनुवंशिक विविधता कैसे उत्पन्न करती है अभी देखना। तीसरा ना, आनुवंशिक विभिन्नता उत्पन्न करती है। कैसे करती है देखो। एक तो ये आ गया मादा, ये तो आ गया क्या? मादा। तो ये क्या आ गया? नर। ये चल जाए यार, ठीक है। ये दोनों में भी अपन ने क्रॉस करवाया, इनमें ये हुआ, तो ये प्राप्त क्या हुआ? सी। अब ये क्या होगा? आनुवंशिक विभिन्नता उत्पन्न कैसे होगी भाई? सी है, ये इसके पेरेंट्स कौन हो गया? ये हो गया दोनों इनके पेरेंट। अब ये क्या करेगी? ये जैसे ही बड़ा होता है ना, ये पौधा, ये जैसे बड़ा हुआ, मधुमक्खी यहाँ बैठती है, यहां से बैठ के सीधा यहाँ बैठ जाती है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? आनुवंशिक विभिन्नता। भाई इसका क्रॉस इससे वापस हो जाएगा, यानी कि देखो सी है, ये नीचे आया सी क्रॉस सी, तो क्या हो गया? नर, या नर हो गया, ठीक है। यहाँ लेते हैं ए यानी मादा, और सी क्या था? नर, ठीक है। इन दोनों के बीच क्रॉस हुआ, क्या बन गया? डी। इसे क्या बोलते हैं? आनुवंशिक विभिन्नता। इसमें क्या होगी? आनुवंशिक विभिन्नता पाई जाएगी। इसमें आनुवंशिक विभिन्नता पाई जाएगी।
ठीक है, ये हो गया कंप्लीट कृषि में महत्व मधुमक्खियों का। तो नेक्स्ट क्लास किसके लगाते हैं आप कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, अब तक के लिए धन्यवाद, बने रहने के लिए थैंक यू।